Hello students, my name is Himanshu Singh. Let's make sense of social science one story at a time. एक चैप्टर, एक कहानी, एक लाइफ लेसन. Let's go. आज हम पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग चैप्टर क्लास 10th का. पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है. बेसिकली ये ट्रिपल एस चैप्टर है. ट्रिपल एस मतलब स्ट्रक्चर्ड चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है. तो इसको ध्यान से पढ़ना. इसी वीडियो में कंप्लीटली अपन इस चैप्टर को कवर कर लेंगे. अब मैंने इसको स्ट्रक्चर्ड क्यों बोला है? बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर क्या होता है, टॉपिक्स की ओवरलैपिंग होती है. इस चैप्टर के अंदर क्लियर डिस्टिंक्शन है कि अपन एक कंसेप्ट पढ़ेंगे विच इज पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग होता क्या है, क्यों डिजायरेबल है वो. फिर उसके अंदर अपन दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे. एक कंट्री है बेल्जियम, कि बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग हुई, उसके क्या इंपैक्ट्स हुए. श्रीलंका, उसके अंदर पावर शेयरिंग नहीं हुई, उसके क्या इंपैक्ट्स हुए. कौन कौन से टाइप की पावर शेयरिंग है. तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है. ठीक है, तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. अब सबसे पहले पावर शेयरिंग होता क्या है. तो देखो, पावर शेयरिंग के लेमैन टर्म्स में देखें तो किसी भी कंट्री में ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट जिसमें जो मेजॉरिटी ग्रुप है और जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो साथ में आ गए गवर्नेंस में पार्ट लेने के लिए. ये ऐसा है कि ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी वाले अपनी मेजॉरिटी का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को यूज करके माइनॉरिटी को ऑप्रेस करें, और ऐसा ना हो कि सारे के सारे प्रिविलेजेस और सारे के सारे राइट्स माइनॉरिटी को मिल जाए. तो बेसिकली सोसाइटी के अंदर जो बैलेंस रहता है उसको अपन बोलते हैं पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के फॉर्म्स बहुत सारे. ये गवर्नमेंट्स के बीच में भी पावर शेयरिंग होती है, ये डिफरेंट लेवल्स के बीच में भी पावर शेयरिंग होती है, ये सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयरिंग होती है, कास्ट के बीच में, रिलीजन के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल है, एथनिक ग्रुप्स के बीच में. तो अपन सबसे पहले इसमें एग्जांपल लेते हैं कंट्री जिसका नाम है बेल्जियम. अब अगर मैं बेल्जियम की बात करूं तो बेल्जियम एक बहुत छोटा सा कंट्री है यूरोप के अंदर. अब जो बेल्जियम है इट इज अ वेरी रिच कंट्री, प्रॉस्परस कंट्री है. अब जैसे आपको ये बेल्जियम का मैप दिख रहा होगा. अब इस बेल्जियम के अगर मैप में देखें तो इसके अंदर क्या एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीजें दे रखी है. सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बेल्जियम के नेबरिंग कंट्रीज कौन से. तो बेल्जियम के नेबरिंग कंट्रीज को याद करने की ट्रिक है बहुत ही सिंपल सी. एन जी एल और साउथ में एफ. एन जी एल एफ. एन मतलब है नॉर्थ में बेल्जियम के है नीदरलैंड्स. जी मतलब है बेल्जियम के ईस्ट के अंदर है जर्मनी. और अगर अपन ये साउथ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर है लग्जमबर्ग जो बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री है, और साउथ में इसके है फ्रांस. तो ये बेल्जियम के नेबरिंग कंट्रीज है. अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो जो बेल्जियम है इसका जो एरिया है, मतलब एडजन जो स्ट्रक्चर है, वो हरियाणा से भी इसके अंदर कम है. इसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज जस्ट 1 करोड़, जो हरियाणा की पॉपुलेशन की हाफ है. तो यू कैन इमेजिन कि इंडिया के अंदर स्टेट्स कितने ज्यादा बड़े और कितने डेंसली पॉपुलेटेड है, वेरस यूरोप के अंदर कंट्रीज है उनके हाफ की पॉपुलेशन की. अब अगर मैं बेल्जियम की बात करूं तो बेल्जियम का टॉपिक याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है. 3-3 है, मतलब 3 रीजन्स दे रखे इसके अंदर और 3 कम्युनिटीज है. अब ये अगर आपको बेल्जियम का मैप दिख रहा है तो इसके अंदर देखिए, ये मैंने रफली मान लो ये बना दिया. अच्छा, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं. ये मैंने बेल्जियम के अंदर ये बना दिया. ये जो नॉर्थ में एरिया है इसको बोलते हैं फ्लेमिश, या फिर इसका एक और नाम है फ्लैंडर. एनसीईआरटी में इसका नाम फ्लेमिश दे रखा है तो आई एम राइटिंग फ्लेमिश. जो ये साउथ वाला रीजन है इसको अपन बोलते हैं, अब इसके 2 नाम है, इसको वलून भी बोलते हैं और कंटेंट के अंदर इसका एक और नाम दे रखा है, इसको वलूनिया भी बोलते हैं. दोनों करेक्ट है. तो फर्स्ट रीजन फ्लेमिश, सेकंड रीजन वलूनिया. इसका जो थर्ड रीजन है वो है यहां पर विच इज ब्रसेल्स, एंड ब्रसेल्स इज द कैपिटल रीजन. तो मैंने क्या बताया, 3 रीजन हो गए. नॉर्थ में है फ्लेमिश, उसी फ्लेमिश रीजन के अंदर एक जोन बना हुआ है जो कैपिटल है विच इज ब्रसेल्स, और साउथ के अंदर वाला वलूनिया, फिर उसको अपन बोलते हैं वलून. अब इंटरेस्टिंगली आप नोट करो, फ्लेमिश रीजन के नॉर्थ में देखो कौन सा कंट्री है. नॉर्थ में कंट्री है नेदरलैंड्स. नेदरलैंड्स की जो लैंग्वेज है विच इज डच, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो इस वाले पार्ट के अंदर आएगा. तो फ्लेमिश में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है दे स्पीक द लैंग्वेज डच. अगर अपन साउथ में बात करें तो देखो साउथ में कौन सा वाला कंट्री, साउथ में है फ्रांस. तो फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज चलती है, फ्रेंच. तो वलूनिया वाले में जो पॉपुलेशन रहती है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच. तो 2 लैंग्वेज हो गई. मैंने क्या बोला था, 3 रीजन और 3 लैंग्वेज. अब तीसरी जो लैंग्वेज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप बेल्जियम के ईस्ट में देखें तो बेल्जियम के ईस्ट में कंट्री है जर्मनी. तो जो ये वाला इलाका है, ये छोटा सा जो एरिया है, यहां पर जो लोग रहते हैं वो लैंग्वेज बोलते हैं जर्मन. तो 3 रीजन और 3 लैंग्वेज. 3 रीजन कौन से हैं, फ्लेमिश नॉर्थ में, वलूनिया या वलून साउथ में, और फ्लेमिश रीजन के अंदर एक रीजन बना हुआ है जो उससे कैपिटल सिटी है विच इज ब्रसेल्स. तो 3 ये रीजन हो गए. 3 जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, यहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है दैट इज डच, यहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है दैट इज फ्रेंच, और इस पतले से रीजन में जो लैंग्वेज चलती है दैट इज जर्मन. अब अपन इसके बाद देखते हैं कि एथनिक कंपोजिशन क्या है और बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनिक ग्रुप.
अब सी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। सो बिफोर मैं एथनिक कंपोजिशन को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है येट वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जिसका नाम है एथनिक। तो एथनिक मतलब क्या, उसको अपन ढंग से समझते हैं ना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसके अंदर लिखा हुआ है इट इज अ सोशल डिवीजन विच इज बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे कि मान लो एक ग्रुप ऑफ पीपल है ए, एक ग्रुप ऑफ पीपल है बी। अब जो ए और बी है इन दोनों का है ना डिस्टिंक्ट कल्चर है, इनकी खुद की अपनी सेपरेट कॉमन एंसेस्ट्री है, इनकी अपनी खुद की जो सेपरेट है वो कॉमन लैंग्वेज है, या इनकी खुद की अपनी सेपरेट फिजिकल ट्रेट्स है। तो ये एक अलग एथनिक ग्रुप है, ये एक अलग एथनिक ग्रुप है। अब अगर मैं बात करूं एथनिसिटी की और डिटेल के अंदर, तो बेसिकली एक ग्रुप अपने आप को कुछ लोगों से सिमिलर मानते हैं बिकॉज उन लोगों का आसपास वाले लोगों से कुछ ना कुछ कॉमन कनेक्शन है। अब वो कॉमन, जैसे मैंने लैंग्वेज बताया, फिजिकल ट्रेट हो सकता है, ईटिंग हैबिट्स हो सकती है, कॉमन स्ट्रगल हो सकता है, कुछ हद तक रिलीजन और नेशनैलिटी भी हो सकती है। बट इट इज नॉट श्योरली कि 100% है ना वो नेशनलिटी और रिलीजन सेम हो। मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इंडिया में कुछ एथनिक ग्रुप है, पाकिस्तान में कुछ एथनिक ग्रुप है और वो सेपरेट सेपरेट नेशन है, फिर भी उनकी एथनिसिटी सेम हो। अब जैसे कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे कि अगर उनको अगर हम क्लब करें तो एक ग्रुप है आपका इंडो आर्यन ग्रुप। ठीक है, इंडिया के अंदर एक एथनिक ग्रुप है, इसके अंदर आपके गुजराती आ गए, हरियाणवी आ गए और मारवाड़ी आ गए। एक ग्रुप है आपका द्रविडियन ग्रुप, द्रविडियन ग्रुप के अंदर आ गए आपके ये साउथ के मलयालीज आ गए, तेलुगुज आ गए, तमिल पीपल आ गए। एक ग्रुप है, आपने सबने नाम सुना होगा, एंग्लो इंडियंस है। ये छोटा सा ग्रुप है, हालांकि जो ब्रिटिशर्स है जो यहाँ पे रह गए थे, उनके जो उन्होंने एसिमिलेट किया इंडियन वुमेन के साथ में, और फिर जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स हुए तो आपके एंग्लो इंडियंस हो गए। एक आपका ग्रुप है यहाँ पे माइनॉरिटी, सिद्धीज बोलते हैं इनको, ये अफ्रीकन डिसेंट के। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे सेपरेट आपका टिबेटो बर्मन वाला भी वो क्या नाम है एथनिक ग्रुप भी है, जो आपकी मेतेई ट्राइब है, मीजो ट्राइब है, नागा ट्राइब है। तो इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट आपके ऐसे एथनिक ग्रुप है। अगर अपन जैसे कि मान लो अगर अपन पूरे एशिया की बात करें तो आपके जापानीज वाले एक हो गए, हान चाइनीज वाले हो गए। मतलब कोई ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन सॉर्ट ऑफ कनेक्शन है। अब ये कॉमन कनेक्शन लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी हो सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकता है, ये कॉमन कनेक्शन कल्चर के बेसिस पे भी हो सकता है, ये कॉमन कनेक्शन एथनिसिटी के बेसिस पे भी हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ कॉमन कनेक्शन है। तो अगर अपन बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम के अंदर इसके अंदर है ना आपके बेल्जियम के अंदर इसके अंदर आपके 3 एथनिक ग्रुप दे रखे। तो मैंने क्या बताया था, 3 लैंग्वेज है और इसके अंदर 3 रीजन है। तो देखो अभी बोर्ड पे यहाँ पे बेल्जियम है। बेल्जियम की अगर मैं रीजन की बात करूं तो एक मैंने बताया था नॉर्थ में जो रीजन है उसका नाम है फ्लेमिश, जो उसके साउथ में रीजन है उसका नाम है वलूनिया। अब मैंने वहां पर भी वलूनिया ही लिखा है बिकॉज देखो क्या होता है कि एनसीईआरटी, एक चीज हमेशा याद रखना, मैं पढ़ाते वक्त भी बोलता हूं कि एनसीईआरटी सर्वोपरि भव, कि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो 100% करेक्ट है या नहीं वो अलग बात है, बट जो एनसीईआरटी में लिखा है अपन को याद तो वही करना है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो मैंने अभी पीछे बेल्जियम वाला डायग्राम बताया था तुम्हें, तो मैंने क्या बोला था कि नॉर्थ में फ्लेमिश है, साउथ के अंदर वलूनिया है। अब उस वलूनिया वाले पार्ट में ही ईस्ट के अंदर है ना जर्मन्स रहते थे। तो आइडियली जो जर्मन्स का जो एरिया है इट कम्स अंडर वलूनिया ओनली, बट एनसीईआरटी में जहां पे जर्मन्स रहते हैं उस रीजन का नाम नहीं दे रखा है। बट लेकिन समझाने के लिए मैंने डिस्टिंक्शन बता दी है कि यहाँ पे जो फ्लेमिश है, यहाँ पर जो 59% पॉपुलेशन है, देखो वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, डच लैंग्वेज अगर बात करें। जो वलूनिया साउथ के अंदर मैंने बताया था वो फ्रांस के पास है, तो यहाँ पर जो 40% पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, यहाँ पर फ्रेंच बोलती है। इसी वलूनिया का जो ईस्ट वाला पार्ट है जो जर्मनी से कनेक्टेड है, यहाँ पर 1% जो लोग है और वो रहते हैं और वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन। तो अपने 3 रीजन्स हो गए और अगर अपनी 3 लैंग्वेजेस हो गई। 3 रीजन्स में वैसे इसको अगर चाहे तो अपन नहीं इंक्लूड करते बिकॉज वलूनिया इज सेम। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर अपन ब्रसेल्स वाले पार्ट को हटा दे और अगर अपन पूरी कंट्री में देखें तो आपके डच माइनॉरिटी में क्लियरली 59% पॉपुलेशन है। और अगर मैं सिर्फ ब्रसेल्स की बात करूं तो ब्रसेल्स में एग्जैक्टली उल्टा है। मैंने भी क्या बताया, कंट्री के अंदर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किसकी है, डच की है, 59% पॉपुलेशन। लेकिन अगर अपन तीसरा रीजन देखते हैं विच इज ये ब्रसेल्स, तो ब्रसेल्स जो कैपिटल रीजन है इसमें एग्जैक्टली उल्टा है। यहां पर जो 80% पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, फ्रेंच, और जो 20% पॉपुलेशन है वो बोलती है डच। फिर से अपन इसको देखते हैं, 3 रीजन है, 3 लैंग्वेज है। पहला रीजन क्या है, फ्लेमिश, उसके अंदर जो लोग रहते हैं 15% वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच। दूसरा लैंग्वेज क्या है, दूसरा रीजन क्या है, वलूनिया, इसके अंदर जो 40% लोग रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच। तीसरा रीजन क्या है, ब्रसेल्स, ब्रसेल्स में अपोजिट है, यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज का डोमिनेंस है। यहाँ पर 80% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और जो 20% है वो डच बोलते हैं। उसी वलूनिया के ईस्ट वाले पार्ट के अंदर जर्मन्स भी रहते हैं जिनकी पॉपुलेशन है 1%। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इनका एथनिक सिनेरियो कि इधर वो रहते हैं इधर वो रहते हैं। अब देखो ये जो एक तो क्या ये सोशल डिफरेंस है, हाँ एक तरीके से, बट इस सोशल डिफरेंस में एक और सोशल डिफरेंस और ओवरलैप कर जाता है। देखो पहला सोशल डिफरेंस क्या है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइडेड है कि भैया तुम फ्रेंच बोलते हो
हो और मैं डच बोलता हूँ और मैं जर्मन बोलता हूँ, ये एक डिफरेंस हो गया हमारे बीच में। इसके ऊपर एक और ओवरलैप एक वाला डिफरेंस क्या है कि अब अगर हम बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी की, अब देखो इसके अंदर व्हाट वाज द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम ये है कि पूरी कंट्री में अगर मैं देखता हूं तो पूरी कंट्री में जो माइनॉरिटी है वो है फ्रेंच पीपल, बट बिकॉज फ्रेंच यूरोप में मेडिवल टाइम्स के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट और एरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज होती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जिन जिन लोगों को भी है ना फ्रेंच लैंग्वेज आती थी और जो एलीट क्लास होते थे वो प्रेफर भी करते थे फ्रेंच, तो आपस में ना मैरिज रिलेशंस भी होते थे। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ भी और जब अल्टीमेटली क्या नाम है जब नेपोलियन भी पावर में आएगा, तो नेपोलियन जिस जिस कंट्री पे भी अटैक करता था तो वहां पे धीरे धीरे फ्रेंच लैंग्वेज पेनिट्रेट करती गई थी। तो अक्रॉस द यूरोप फ्रेंच लैंग्वेज सबसे प्रोमिनेंट और सबसे फेमस एरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज बन गई थी। इसको आप इनडायरेक्टली ऐसे भी कनेक्टेड होकर दे सकते हैं कि इंडिया में भी स्कूल्स के अंदर जो ऑलमोस्ट फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी है वो लैंग्वेज कौन सी है? फ्रेंच। तो फ्रेंच लैंग्वेज बहुत फेमस है और बिकॉज इतनी ज्यादा फ्रेंच बोलने वालों को अपॉर्चुनिटी मिली है इसलिए दे वर मोर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन कंपैरिजन टू डच पीपल। अब सी द प्रॉब्लम इज माइनॉरिटी में है फ्रेंच जो ज्यादा रिच और पावरफुल है, और जो मेजॉरिटी में है डच, उनके पास में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और प्रॉस्पेरिटी और जॉब्स की लोकेशंस और ये सब चीजें अपॉर्चुनिटी ये सब बहुत बाद में आई है। तो यहाँ पर क्या थोड़ा सा एनिमोसिटी है, थोड़ा सा खटास हो गया है कि जो मेजॉरिटी वो बोल रहा है अरे यार हमारे पास तो ये सारी चीजें नहीं है, और जो माइनॉरिटी वो बहुत ज्यादा अमीर है उनके पास में पावरफुल पोजिशंस भी है, मिनिस्ट्री में भी वो जा चुके। तो क्या यहाँ पे जो फ्रेंच है और जो डच है इनके बीच में धीरे धीरे ना टेंशन अपना स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो अक्रॉस पीरियड अप्रोक्सीमेटली 1950 से 1960 के बीच में धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़नी चालू हो गई थी। अब एनसीईआरटी में इट इज मेंशन्ड कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज्यादा एक्यूट थी, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम थी ब्रसेल्स के अंदर। अब ब्रसेल्स में मैंने क्या बताया, ब्रसेल्स के अंदर के प्रॉब्लम स्पेशल क्या है कि यहाँ पर जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो पूरी कंट्री में तो मेजॉरिटी में थे लेकिन ब्रसेल्स के अंदर वो माइनॉरिटी में। तो इमेजिन करो कितनी फैसिनेटिंग चीज है, एक पॉपुलेशन जो कि डच स्पीकिंग है वो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में, बट दे आर रिलेटिवली लेस रिच एंड लेस पावरफुल। बट अगर मैं कैपिटल रीजन की बात करूं तो कैपिटल रीजन में जो माइनॉरिटी में दैट इज फ्रेंच और उनकी गवर्नमेंट में भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उनके पास में बहुत ज्यादा पैसे और बहुत ज्यादा पावर है। तो डच पीपल स्टार्टेड फीलिंग सम फ्रिक्शन कि हमारे साथ भी कुछ होना चाहिए, हमारे अंदर भी चेंज होना चाहिए। अब यहां पर जो बेल्जियन गवर्नमेंट का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो डायरेक्शन में जा सकते हैं आप बेसिकली। अगर बेल्जियन गवर्नमेंट चाहती तो जैसा चल रहा था वैसा वो चलने देती और मे बी फ्यूचर में शायद यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो इंटर्न हो जाते हैं आपके सिविल वॉर के अंदर। बट यहाँ पर बेल्जियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड था बट लेकिन इट वाज यूनिक और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया, एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज अकोमोडेशन मॉडल इन बेल्जियम। अब देखो अकोमोडेट करना मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बोलूं कि एक क्लास में एक स्टूडेंट्स है और वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक क्लास के अंदर अपन ने अकोमोडेट कर रखा है। अब वो जो स्टूडेंट्स है वो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है, बट वो देखो एक साथ बैठे और प्यार से टीचर से पढ़ रहे हैं। सो ये अकोमोडेशन है। अब बेल्जियम में भी अकोमोडेशन मॉडल के अंदर देखो क्या क्या चीज हुई। सबसे पहले वहां के लीडर्स को ये रियलाइज हुआ कि देखो प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है, सबसे मेन ही चीज है कि पहले आप एड्रेस करोगे यस प्रॉब्लम एग्जिस्ट, उसके बाद में आप इसके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे। तो इन्होंने मान लिया कि ठीक है कल्चरल और रिलीजियस मतलब एथनिक प्रॉब्लम्स है, इनको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अपन है ना मल्टीपल अमेंडमेंट्स करेंगे और मल्टीपल अमेंडमेंट्स के थ्रू अपन एक ऐसी चीज ऐड करेंगे जिसके कारण हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। सो बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। अब ये जो अमेंडमेंट्स है ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, फैसिनेटिंग भी है, बट देखो आज तक बेल्जियम इसके कारण कोई भी सिविल वॉर या सिविल स्ट्राइफ या एनिमोसिटी ऑन ग्राउंड तो कभी नहीं हुई है। मन में हो सकती है बट ऑन ग्राउंड ऐसे कोई लार्जर पार्ट के अंदर कुछ हुआ नहीं है। अब देखो सबको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। डच की बात करूं तो डच की पॉपुलेशन ज्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके मिनिस्टर ज्यादा है। ब्रसेल्स की बात करूं तो ब्रसेल्स में फ्रेंच की पॉपुलेशन ज्यादा है, ब्रसेल्स की गवर्नमेंट के अंदर वहां पर उनके मिनिस्टर ज्यादा है। तो देखो एक जगह डच कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक जगह फ्रेंच कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कुछ यूनिक लॉज को, स्पेशल लॉज को पास करने के लिए ऑलमोस्ट 50% डच मिनिस्टर चाहिए, 50% फ्रेंच मिनिस्टर चाहिए। इसको करने से एक बहुत ही मजेदार चीज होगी, और मजेदार चीज क्या है कि अब से कोई भी कम्युनिटी यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकती कि सिर्फ मैं चाहूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं चाहूंगी तो ऐसा हो जाएगा। आपको दोनों कम्युनिटीज को साथ में बिठा के दोनों की परमिशन से, दोनों की कंसेंट से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज किया है डच गवर्नमेंट मतलब डच पीपल ने कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की पॉपुलेशन कम होते हुए भी उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और चीज चेंज हुई। अपन जो भी चैप्टर कर रहे हैं वो है पावर शेयरिंग।
इसके बाद अपन एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है फेडरलिज्म। उस फेडरलिज्म वाले चैप्टर के अंदर अपन और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, उसका आइडिया क्या है और ये सब चीजें। इन शॉर्ट में इस चैप्टर में बता देता हूं, फेडरलिज्म मीन्स अ कंट्री हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड ईच गवर्नमेंट हैव देयर ओन इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट पार्ट्स। तो यहां पर देखो क्या हुआ, बिफोर दिस अरेंजमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाज सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास में कम पावर्स थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और ज्यादा दयालु हो गई। तो यहाँ पर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपनी बहुत सारी पावर्स किसको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब वापस स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। तो दैट मींस यहाँ पे फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स दे दी स्टेट गवर्नमेंट को। अगर अपन ऊपर वाली स्टेटमेंट की बात करो तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने में डच ने कॉम्प्रोमाइज किया। अब देखो यहाँ पे थर्ड देखो, ब्रसेल्स मैंने क्या बताया, ब्रसेल्स तो बिल्कुल अलग चीज थी। तो ब्रसेल्स के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी जहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ा। अब देखो ये वाली जो चीज है यहाँ पर देखो कॉम्प्रोमाइज किसने किया, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया डच ने। ये वाली जो चीज है यहाँ पर किसने कॉम्प्रोमाइज किया, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया फ्रेंच ने। तो देखो दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर सिर्फ एक जना करेगा तो देखो प्रॉब्लम होगी। अब बात आती है कि डच का क्या हुआ या फ्रेंच का क्या हुआ या जर्मन का क्या हुआ रिलेटेड टू देयर लैंग्वेज या कल्चर या और कोई अगर उनके बीच में इशू है तो ये यूरोप का फर्स्ट कंट्री बना जिसमें है ना कम्युनिटी के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे और लोगों जहां पे रहते उसके हिसाब से पावर दी और एक नई टाइप की गवर्नमेंट बनाई। उसको अपन गवर्नमेंट को बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इस एनसीईआरटी में इसमें बहुत ही फैसिनेटिंग लाइन लिखी है कि दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी दैट इज डच, फ्रेंच या जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव। अब इसका मैं बता देता हूं उसका मतलब क्या है। पूरे के पूरे बेल्जियम में डच लोग कहीं पे भी अगर रहते हैं, फ्रेंच लोग कहीं पे भी अगर रहते हैं, जर्मन लोग कहीं पे भी रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डच जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना सेपरेट एंटिटी बनाएंगे, जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो सेपरेट अपनी एंटिटी बनाएंगे, जो जर्मन स्पीकिंग है वो सेपरेट अपनी एंटिटी बनाएंगे। अब इनके पास में कोई बहुत ही आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी पावर नहीं है। ये जो गवर्नमेंट होगी इनके पास में तीन तरीके की पावर्स होगी जो बहुत ही अच्छी है। वो तीन तरह की पावर्स कैसे, कल्चरल पावर्स होगी इस गवर्नमेंट के पास में, इनके पास में एजुकेशनल पावर्स होगी, इनके पास में लैंग्वेज रिलेटेड पावर्स होगी। मतलब अगर आप बेल्जियम की फोटोज भी देखो या बेल्जियम कभी विजिट करो या आप इंटरनेट पे भी सर्च करो तो बेल्जियम के अंदर है ना लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि वहां पे जो रोड साइंस है, जो स्ट्रीट साइंस है वो भी बायलिंगुअल है, मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर लिखे गए। मतलब मल्टीपल मतलब ये वाली लैंग्वेजेस, बिल्डिंग्स के नाम पे भी अपने बायलिंगुअल लैंग्वेजेस के अंदर लिखे गए। तो ये वर्ल्ड की मतलब वर्ल्ड तो क्या यूरोप की फर्स्ट वाली गवर्नमेंट है जिसमें ना ऑलमोस्ट लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई विच वॉज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। तीन कम्युनिटीज है यहाँ पे, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग। अब वो पूरे बेल्जियम में कहीं पे भी रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये चार चीजें हैं अकोमोडेशन मॉडल की और ये एग्जाम में पूछते ही एक तरीके से। क्या है वो चार चीजें, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी तो यहाँ पे फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुई। अब स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हो गए फ्रेंच और डच के, कोई भी कम्युनिटी यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकती। ब्रसेल्स के अंदर ब्रसेल्स के अंदर सेपरेट गवर्नमेंट बनी, वहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और चौथी और लास्ट चीज, एक नई टाइप की गवर्नमेंट बनी जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिनके पास में पावर्स है रिलेटेड टू कल्चर, लैंग्वेज और आपका एजुकेशन। तो ये था अपना अकोमोडेशन मॉडल इन बेल्जियम। नेक्स्ट है अब इन सबसे आउटकम क्या हुआ, मतलब ये सब हवा में क्या ऑन ग्राउंड कुछ इससे पॉजिटिव व्यू है। सबसे पहला पॉजिटिव आउटकम ये है कि इन सब करने के बाद में सिंस 1993 इन कम्युनिटीज के बीच में किसी भी टाइप का सिविल स्ट्राइफ हुआ ही नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर तो बहुत ही दूर की बात है। और भी मजेदार चीज ये हुई कि अगर आपने सुना हो तो यूरोप में जैसे यूनाइटेड नेशंस है कंप्लीटली वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए और ट्रेड व्रेड के लिए एक बॉडी है, वैसे यूरोप में आपस में कंट्रीज से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन विच वॉज फॉर्म्ड इन 1993. So when they were forming European Union, तो they were searching for a country जो एक एग्जाम्पल बन सके कि देखो एक कंट्री में गवर्नमेंट ऐसा कुछ लाए कि ग्रुप्स के बीच में एनिमोसिटी खत्म कर दे वो। तो ऑब्वियसली इससे बेहतर और कंट्री क्या मिल सकता था। तो जो बेल्जियम उसका जो कैपिटल है विच इज ब्रसेल्स, तो ब्रसेल्स को हेडक्वार्टर्स चूज किया आपके यूरोपियन यूनियन का और ये उसकी हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग है विच इज लोकेटेड इन ब्रसेल्स। इस बिल्डिंग को भी देखो तो देखो यहाँ पर जो भी आपकी मेन प्रोमिनेंट लैंग्वेज है उसके अंदर लिखा हुआ है, इंग्लिश के अंदर भी लिखा हुआ है, डच के अंदर भी लिखा हुआ है और आपके जर्मन के अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपना आउटकम था बेल्जियम में। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, बेल्जियम में अलग डायरेक्शन में भी जा सकता था, सिविल वॉर भी हो सकती थी, झगड़े भी हो सकते थे, बट यहाँ की गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि आप माइनॉरिटी को परेशान करके नहीं देश चला सकते। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में भले आपको अट्रैक्टिव ऑप्शन दिखता होगा बट लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉब्लम होगी। तो बेल्जियम वाला ये टॉपिक हो गया अपने कंप्लीट। अब अपन पढ़ते हैं श्रीलंका।
अब श्रीलंका के बारे में तो देखो अपन इंडियंस को वैसे भी पता होता है, हमारे पड़ोस में ही कंट्री है। अब श्रीलंका की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो बहुत स्टूडेंट्स का कभी कभी गलत समझ सकते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, तो इंडिया के बिल्कुल इधर साउथ डायरेक्शन में श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका थोड़ा सा साउथ ईस्ट में। तो हमारे यहाँ पर जो एक कंट्री है, सॉरी हमारे यहाँ पर जो स्टेट है तमिलनाडु, उस तमिलनाडु की कोस्ट के सबसे पास है। अब तमिलनाडु में जो कोस्ट क्या है वो सबको पता होना चाहिए, कोरोमंडल कोस्ट, उसकी कोस्ट के बिल्कुल पास में कंट्री है, आइलैंड नेशन है ये। इसकी जो पॉपुलेशन है वो बेल्जियम की डबल है, दैट मीन्स हरियाणा के बिल्कुल बराबर है। बेल्जियम की पॉपुलेशन क्या थी 1 करोड़, इसकी पॉपुलेशन क्या 2 करोड़, बिल्कुल हरियाणा की तरह सेम है। अब अगर अपन बात करें जैसे अपन उसके अंदर एथनिक कम्युनिटीज पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी श्रीलंका के अंदर भी कुछ एथनिक कम्युनिटीज है। अब जैसे कि वो एथनिक कम्युनिटीज क्या है, तो देखो ये श्रीलंका का बेसिकली मैप है। अब यहाँ पर रफली अगर मैं बताऊं तो नॉर्थ वाले पार्ट में श्रीलंका के और ईस्ट वाले पार्ट में जो कम्युनिटी रहती है वो है श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, श्रीलंका तमिल्स। ये जो अप्रोक्सीमेटली सेक्शन है, यहां पर जो एथनिक कम्युनिटी रहती है वो है इंडियन तमिल्स। अब कंफ्यूज मत होना कि इंडियन तमिल्स तो इंडिया में होने चाहिए, कैसा है वो मैं बता दूंगा, अभी क्लियर कर दूंगा। ये जो अब रेस्ट वाला पार्ट बच गया, कलर खेलते चलो, ये जो अब रेस्ट वाला पार्ट बच गया, ये कौन है आपके एक तरीके से Sinhalese people who speak the Sinhala language। और एनसीईआरटी में यहाँ पे ब्रीफली ऐसे सेक्शंस बने हुए, और उस एनसीईआरटी के अंदर उसके अंदर दे रखा है कि ये मुस्लिम्स है। अब ये मुस्लिम्स कौन है और क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, वो सब सिलेबस में नहीं, बट चलो मैं ऐसी नाम बता दूंगा। तो मेनली अपना ये मोटा मोटा है, नॉर्थ और ईस्ट के अंदर रहते हैं आपके श्रीलंकन तमिल्स, इधर बीच के अंदर एक बहुत बड़ा पैच है, यहाँ पे रहते हैं इंडियन तमिल्स। और जो इतना बड़ा पैच हो गया तो ऑब्वियसली इसको देख के अपन को पता लग रहा है कि ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसकी होगी, ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे सिनालास की होगी, ठीक है। अब जो यहाँ की एथनिक कंपोजिशन है वो देखते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ, बैक टू रेड। अब श्रीलंका की अगर मैं एथनिक कंपोजिशन की बात करूं, देखो यहाँ पर भी परसेंटेजेस दे रखी है, बट परसेंटेज में थोड़ा सा लूपहोल टाइप का है, मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। बट अगेन मैंने क्या बोला था, एनसीईआरटी सर्वोपरि भाव। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको भी मत पढ़ना, मैं बता दूंगा। श्रीलंका की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो 2 कम्युनिटी है। पहला है यहाँ पे सिनाला स्पीकर्स है, जिनकी पॉपुलेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 74%। एक है यहाँ पर तमिल स्पीकर जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, जिनकी पॉपुलेशन दे रखी है 18%। 18% वाले जो ग्रुप है इसको अपन बाइफरकेट कर सकते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। एक आ जाते हैं अपने श्रीलंकन तमिल्स जिनकी पॉपुलेशन है 13%, और एक आ जाते हैं इंडियन तमिल्स जिनकी पॉपुलेशन है 5%। अब श्रीलंकन तमिल्स कौन है, जो श्रीलंका के ही इंडिजिनस है, जो वहीं से बिलोंग करते थे। इंडियन तमिल्स कौन है, तो अब आप ये फर्स्ट वाली लाइन रीड कर सकते हैं। इंडियन तमिल्स वो लोग हैं जिनके जो 4 फादर्स है वो यहाँ पर लाए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू आपका इंडेंजर सिस्टम, बिकॉज टी और रबर की प्लांटेशंस थी श्रीलंका के अंदर। तो उन इंडियंस को जब वो यहाँ पर लाए तो वो लोग श्रीलंका में सेटल हो गए। अब उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको अपन बोलते हैं इंडियन तमिल्स। तो अब देखो अगर अपन बात करें 74, अगर अपन 18 की बात करें, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो हो जाता है आपका 92%। तो एनसीईआरटी के अंदर 92% देखिए उन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, बस हमें और चीजें शेयर नहीं करनी है। बट अगर आपको मैं गलत इंफॉर्मेशन दूं तो कुछ जगह पे क्या होता है कि आपने बोला कि ठीक है ये 92% दे रखा है, ये चलो ये 7% है, इनको भी ऐड कर लेते हैं, चलो ये सारे के सारे हो गए, पूरा एथनिक ग्रुप हो गया। बट अब ये गलत बात है, बिकॉज गलत बात क्यों है, ये अगर अपन देखेंगे ये अपने ना लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन कर रखा है, जो एथनिसिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो रिलीजन भी मेंशन कर रखा है। अब जो ये सिनालाज है इनमें से मोस्टली जो बुद्धिस्ट है, तो मतलब दे फॉलो बुद्धिज्म। जो आपके तमिल स्पीकर्स है, जिसके अंदर श्रीलंकन तमिल्स भी आते हैं और इंडियन तमिल्स भी आते हैं, इनका जो रिलीजन है दैट इज हिंदुइज्म या फिर इस्लाम। तो मतलब ये हिंदूज और मुस्लिम्स है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 7% यहाँ पे क्रिश्चियंस भी रहते हैं। तो वो जो क्रिश्चियंस है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि भैया कुछ तमिल्स है और उसके अंदर कुछ सिनाला है। तो ये 2 रिलीजन के बेसिस पे, तो इसको तो अपन सेपरेट ही रखते हैं। 74% अभी मैंने क्या बताया, सिनाला स्पीकर्स है, तमिल स्पीकर्स अभी कितनी दे रखे 18% है। तो इसके अलावा जो बाकी 8% है वो कहाँ गई, वो मेंशन नहीं एनसीईआरटी में, बट मैं नाम बता देता हूँ। वो जो है आपके ग्रुप्स बाकी के जो है, एक को बोलते हैं अपन मूर्स, एक को अपन बोलते हैं बर्गर्स, बर्गर नहीं है, एक है अपने वेदास, और भी छोटे मोटे पॉइंट्स के अंदर, बट ये 3 मेन है। इसमें भी जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो है मूर्स की। मूर्स के अप्रोक्सीमेटली आपकी मतलब रिसेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन है 9%, बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। मूर्स वो लोग हैं बेसिकली, दे आर अरब्स प्लस इंडियन मुस्लिम्स के जो डिसेंडेंट्स है। तो इसके अंदर कौन हो गए,
इनके अंदर अरब्स प्लस जो आपके इंडिया के मुस्लिम्स ट्रेड करने के लिए गए थे श्रीलंका में, उनके जो डिसेंडेंट्स है वो हो गए आपके मूर्स। उन्होंने वहां पर वो श्रीलंकन वुमेन के साथ में और ऑफस्प्रिंग जो भी हुआ, तो उसके बाद में ये आ गए आपके मूर्स। अब जो ये मूर्स है, ये जो अरब्स है, ये अप्रोक्सीमेटली 7th सेंचुरी के अंदर आए थे, जब आपका इस्लाम जब स्टार्ट हुआ था 7th सेंचुरी के अंदर। और जो इंडियन मुस्लिम्स है, इनका यहाँ पे जो अपन के पास में डेटा उसके अकॉर्डिंग 13th सेंचुरी के अंदर आए थे। तो ये आपके अरब्स हो गए और आपके इंडियन मुस्लिम्स हो गए। जो बर्गर्स है, ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर आके असिमिलेट किया श्रीलंकन वुमेन के साथ में। ये यूरोपियन डिसेंट के, मतलब मेनली आपके डच और आपके पोर्चुगीज है, उन लोगों को यहाँ पर अभी अपन क्या बोलते हैं, बर्गर्स। और जो वेदास है, ये वाके एबोरिजिनल्स है, मतलब ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एथनिक ग्रुप हो गया श्रीलंका का। जैसे अपन इंडिया के अंदर बोलते हैं ना गोंड ट्राइब और खोंड ट्राइब और सांथाल ट्राइब, तो ये वासी ट्राइब, वाकी ट्राइब है जिसको अपन वेदास बोलते हैं। बट ये तो चलो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो सिलेबस में नहीं है। तो ये सब मिला के आपका अप्रोक्सीमेटली 100% हो जाता है। ठीक है, सेनाला स्पीकर्स, तमिल, मूर्स, बर्गर्स और वेदास, 2-3 लोग और है, मतलब 2-3 ग्रुप्स और है, बट ठीक है, वो इतना रेलिवेंट नहीं है। रिलीजन की बात करूं तो सेनाला स्पीकर्स मेनली बुद्धिस्ट है, और जो तमिल स्पीकर्स है वो मेनली आपके हिंदूज है या मुस्लिम है। अब देखो यहाँ पर भी डबल लेयर वाली प्रॉब्लम है। पहला सोशल डिवीजन क्या है, लैंग्वेज, ये अलग लैंग्वेज है, ये अलग लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरा आपका सोशल डिवीजन क्या है, रिलीजन भी अलग अलग है। ये आपके बुद्धिस्ट है, वो या तो हिंदूज है या वो मुस्लिम्स है। जैसे कि अपने बेल्जियम में था डबल प्रॉब्लम, यहाँ पर भी क्या है, डबल प्रॉब्लम, वहां पर भी ओवरलैपिंग, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग। अब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने तो बहुत ही ड्रास्टिक मेजर लिया, जो अभी भी कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर फॉलो होता है। अब देखो मैं बता देता हूँ, बेल्जियम डेमोक्रेटिक कंट्री है। श्रीलंका जब इंडिपेंडेंट हुआ 1948 के अंदर ब्रिटिशर्स से, तो वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, बट यहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट बनी उन्होंने ना ये सोचा कि वी विल फॉलो अ पॉलिसी विच इज नोन एज मेजोरिटेरियनिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, द मेजोरिटी ग्रुप ट्राइज टू सप्रेस द माइनॉरिटी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द सुपीरियर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। तो मेजोरिटी यहाँ पे कौन थे, सेनालास, उनको लगा कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है और जो भी चीजें हैं, प्रोग्राम्स है, वो टिल्ट ज्यादा हमारी तरफ होनी चाहिए। तो 48 से लेके 56 तक ये बातें चलती रहती थी। 56 में फाइनली दे पास्ड एन एक्ट। उस एक्ट का नाम एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, एक्ट का नाम है सेनाला ओनली एक्ट। 1956 में एक एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के थ्रू 3 मेनली चीजें की है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह समझ लो। 3 चीजें क्या चाहिए उन्होंने सबसे पहला इन्होंने बोला हमारी जो लैंग्वेज है विच इज सेनाला, अब से सिर्फ वो ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इन्होंने दूसरा बोला कि जो सेनाला लोग हैं इन्हीं को हम प्रेफरेबल ट्रीटमेंट देंगे यूनिवर्सिटी में, मतलब कॉलेजेस में और जॉब्स के अंदर, तो इनको बोला कि इन्हीं को आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन मान लो। थर्ड, इन्होंने एक और वो नेल क्या बोलते हैं उसको, हैमर ऑन द नेल, कि इन्होंने बोला कि जो हमारा रिलीजन है, इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इन्होंने बोला हमारा जो रिलीजन है बुद्धिज्म, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम फॉस्टर करेंगे और उसी को हम प्रमोट करेंगे। ये तीनों चीजें आती है अपनी एक्ट के अंदर। अब ऑब्वियसली बात है, इसका जो रिएक्शन है वहां के जो इंडिजिनस तमिल्स है वो कोई अच्छा तो रिएक्शन देंगे नहीं। तो यहाँ पर जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको बड़ा बुरा लगा। उनको लगा कि यार ये जो हमारी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये तो हमारे राइट्स के बारे में, तमिल्स के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। तो देखो डिफरेंट लेवल्स होते हैं। पहले पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, फिर थोड़ा सा वायलेंस बढ़ता है, फिर सिविल वॉर हो जाती है, फिर डिस्ट्रक्शन होता है, ऐसे चीज होती है। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट, ग्रुप्स बने, स्टूडेंट्स ग्रुप बने, पॉलिटिकल पार्टीज बनी, दे स्टार्टेड डिमांडिंग, मतलब श्रीलंकन तमिल स्टार्टेड डिमांडिंग कि हमको भी हमारा रीजनल ऑटोनॉमी दो, जहाँ पर हम रहते हैं हमारे को वहाँ पे पावर दो, हमारी भी लैंग्वेज जो तमिल है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हमको भी जॉब के अंदर इक्वल ट्रीटमेंट दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। ऑब्वियसली बात है जो गवर्नमेंट ने ये सारी की सारी बात नहीं मानी, तो एक लेवल आगे इंक्रीज हुआ। जब इन्होंने बोला कि जब इस कंट्री में रह के हमें साथ में सारी की सारी चीजें, इक्वालिटी और सब चीजें, फ्रीडम नहीं मिल सकती, सो नाउ दे स्टार्टेड डिमांडिंग अ सेपरेट इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। अब जो ये डिमांड करने लगे सेपरेट इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट को तमिल के अंदर बोलते हैं एलम। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दे स्टार्टेड डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल एलम। 1980 से ये इनकी बात चालू गई थी। ऑब्वियसली इनको जो सेपरेट तमिल एलम चाहिए था, वो भी जो डिमांड थी वो गवर्नमेंट ने वो पूरी की पूरी नहीं की। तो अभी एक स्टेप और ज्यादा आगे चला गया। अब ये जो प्रोटेस्ट था एक तरीके से ये वायलेंट हो गया एंड अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन अ सिविल वॉर जो चली 1983 से 2009 तक। जब इंडिया ने पहला 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, तब से लेके जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था 2007 में, उसके 2 साल बाद तक, तो 1983 से 2009 तक ये पूरी की पूरी सिविल वॉर चली है। अब इस सिविल वॉर के बारे में एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल तो है नहीं, ब्रीफली मैं इसके अंदर बता देता हूँ। ये जो सिविल वॉर थी इसमें बेसिकली 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर फाइट हो रही है। एक तो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट का नेचर आपको पता है सेनालास, और एक ग्रुप है, उस ग्रुप को बोलते थे LTTE।
टी आर्म्ड ग्रुप था ये। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन मतलब फ्रीडम, टाइगर्स इनका जो सिंबल है, पॉलिटिकल सिंबल है, तमिल जो इनकी लैंग्वेज और एलम जो ये स्टेट डिमांड कर रहे थे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। अब जो इनका लीडर था उसका नाम था प्रभाकरन, ही इज प्रभाकरन। मैंने भी क्या बताया, सिविल वॉर एंड हुई है 2009 में। सिविल वॉर एंड इसलिए ही हुई है 2009 में बिकॉज द गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटेड ये प्रभाकरन। अब ये क्या डिमांड कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे, ये देखो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा रीजन दिख रहा है, दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि ये पूरा का पूरा पार्ट हमें चाहिए और ये हम श्रीलंकन गवर्नमेंट से अलग से पार्ट चाहते हैं। ऑब्वियसली ना इनकी जो डिमांड्स थी और जो भी था ये फुलफिल नहीं हुआ, इससे बल्कि ट्रेजिकली इंडिया को एक नुकसान हुआ है। अब आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताओ अबाउट दिस सिविल वॉर। तो आपने सुना होगा कि इस सिविल वॉर के चक्कर में इंडिया ने अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इसके अंदर भेजी थी। उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था राजीव गांधी, तो उनको कुछ हद तक इंडियन आर्मी को पीस कीपिंग फोर्स को वहां पे सक्सेस भी मिली थी। ये जो आपका श्रीलंका का ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये जाफना पेनिनसुला है। क्या नाम है इसका? जाफना पेनिनसुला। ये बेसिकली हेडक्वार्टर्स था आपका एलटीटी का। यहाँ पर हमने बहुत रेड और बहुत सारे ऑपरेशंस भी किए थे हमारी आर्मी ने, थोड़ी सी हमें सक्सेस भी मिली थी, फिर बाद में ठीक है सब खत्म हो गया ये। लेकिन जो ये एलटीटी थे, ये जो ग्रुप था, ये इस बात को भूले नहीं, इन्होंने इसका बदला लिया और 1991 में चेन्नई में एक रैली के टाइम पे राजीव गांधी को एक सुसाइड बॉम्बर ने मार दिया था, असैसिनेट कर दिया था। तो आवर पार्टिसिपेशन इन दिस सिविल वॉर लेड टू असैसिनेशन ऑफ मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम क्या आपका राजीव गांधी। तो 1991 में उनको असैसिनेट किया था। अच्छा, ये जो पूरी चीज है सिविल वॉर और श्रीलंका और हमारे तमिलनाडु से रिलेशन और क्या हुआ, ये जो भी है, इसको लेके पॉप कल्चर में मल्टीपल नॉवेल्स है, मल्टीपल मूवीज है। मैं एक मूवी सजेस्ट करता हूँ, आज से आई थिंक 10-12 साल पहले आई थी, 2013 में जॉन अब्राहम की मूवी थी मद्रास कैफे। उस मद्रास कैफे के अंदर की जो बेसिकली बैकड्रॉप है उस स्टोरी का, उस बैकड्रॉप में यही है कि राजीव गांधी का असैसिनेशन वाला प्लॉट है एंड द जॉन अब्राहम द एक्टर गोज टू श्रीलंका, जाफना, और ये सब पूरी की पूरी चल रही है। शोज में भी 2-3 बार शो कर रखा है, एक फैमिली मैन करके शो है, सीरीज है उसका जो सीजन 2 इसके अंदर भी आ रखा है। 2023 में जो आई थिंक श्रीलंका के या पूरे वर्ल्ड के मान लो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर है, जिन्होंने 800 विकेट्स लिए, आई थिंक इंटरनेशनल 800 विकेट्स लिए, 800 इंटरनेशनल विकेट्स लिए, टोटल विकेट्स लिए आई एम नॉट श्योर। उनकी डॉक्यूमेंट्री आई थी मुरलीधरन की जिसका नाम था 800। उसमें डॉक्यूमेंट्री के टाइम पे ना बीच बीच में ये बात बताने की कोशिश की थी कि श्रीलंकन तमिल्स के साथ में कैसे परसिक्यूशन हुआ था, जो कि आपके सिनाला गवर्नमेंट ने किया था, और इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अभी 2 साल पहले आई है 2023 के अंदर ही। तो श्रीलंका में मेजर डिसीजन फॉलो हुआ। अब इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक और बिल्कुल पोलर अपोजिट इन कंपेरिजन टू बेल्जियम। यहां पर जो था आपका कंप्लीटली सिविल वॉर हो गया। अब देखो सिविल वॉर होता क्या है, वॉर और सिविल वॉर में फर्क क्या होता है? वॉर किसी और कंट्री के साथ में होती है, सिविल वॉर मतलब होता है कि when inside a country 2 or more communities are fighting against each other, or when the one community is fighting against the government, but the conflict appears to be so violent that it looks like a war. तो ऐसे वॉर नहीं जो किसी और कंट्री के साथ में हो रही है, बट जो भी चीजें हो रही है, जो वायलेंस हो रहा है, वो इतना ज्यादा वायलेंट होता है कि वो ऐसा लगता है कि ये वॉर चल रही है। तो यहाँ पे सिविल वॉर हुआ। इस सिविल वॉर के अंदर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कोलेटरल डैमेज भी हुआ, रेफ्यूजी क्राइसिस भी हुए, और थाउजेंड्स एंड लोगों की डेथ भी हो गई, बहुत सारी चीजें हुई। अल्टीमेटली जो आपका श्रीलंका तो इकोनॉमिक टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में बहुत पीछे भी हो गया। यहाँ पे वॉर क्राइम्स भी कमिट हुए, श्रीलंकन आर्मी ने भी बहुत सारी चीजें की। अल्टीमेटली खत्म हुए 2009 में विद द परसिक्यूशन ऑफ जो एलटीटी का लीडर है जिनका नाम है प्रभाकरन। तो जैसा कि आपने देखा, श्रीलंका और बेल्जियम ने दोनों ने ही बहुत ही अलग तरीके से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी। अब देखो, अगर अपन लेसन की बात करें तो व्हाट इज द टेक ऑफ दिस 2 स्टोरीज? दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक है, दोनों ने ही, लेकिन जो उनकी कंट्री में प्रॉब्लम आई थी उसका जो सोल्यूशन था या उसका जो टेक था वो बहुत अलग तरीके से लिया। बेल्जियम के लीडर्स ने रियलाइज कर लिया था कि माइनॉरिटी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, इससे जो यूनिटी आपकी इंक्रीज होगी, आप उनके नीड्स को या एस्पिरेशंस को या डिजायर्स को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। श्रीलंकन जो गवर्नमेंट थी उसने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया माइनॉरिटी के डिमांड्स को। उनको लगा कि पावर शेयर करने की जरूरत नहीं है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से उनकी जो यूनिटी थी वो अंडरमाइन हो गई, इट लेड टू दी सिविल वॉर। तो अपन देखते हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। अब देखो,
पावर शेयरिंग डिजायरेबल की उसके दो रीजन दे रखे हैं। एक रीजन है प्रूडेंशियल रीजन, एक रीजन है मॉरल रीजन। सबसे पहले अपन प्रूडेंशियल रीजन को देखते हैं। प्रूडेंशियल जो रीजन है वो आया है आपके प्रूडेंस से। प्रूडेंस मतलब होता है समथिंग विच इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ गेन्स या लॉसेस, कि फायदा होगा या फायदा नहीं होगा, मैं ये काम करूं या मैं ये काम नहीं करूं, मैं ये काम करूं तो क्या बेनिफिट है, मैं ये काम नहीं करूंगा तो क्या नुकसान होने वाला है। ठीक है ना, जैसे आपने वो ऐड सुनी होगी ICICI प्रूडेंशियल। तो प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है, सोच समझ के जो लिया हुआ डिसीजन जनरली विच इज लॉजिकल। अब इसको मैं और लेमन टर्म्स में समझाऊं तो मान लो कि जैसे कि आपके पेरेंट्स है, अब आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं। अब पेरेंट्स जब पढ़ने के लिए बोलते हैं या टीचर्स जब पढ़ने के लिए बोलते हैं तो दो स्टाइल है बोलने के। एक उनका प्रूडेंशियल रीजन होता है बोलने का स्टाइल होता है, एक उनका मॉरल रीजन बोलने का स्टाइल होता है। प्रूडेंशियल रीजन जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ टीचर एंड आई एम टेलिंग सम स्टूडेंट टू स्टडी, तो प्रूडेंशियल रीजन में ऐसा बोलूंगा कि अरे पढ़ लो, पढ़ोगे तो ये फायदे, नहीं पढ़ोगे तो ये नुकसान है। मैंने बिल्कुल लॉजिकली बता दिया उसको कि पढ़ने के फायदे क्या है, पढ़ने नहीं पढ़ने के नुकसान क्या है। ठीक है, अगर मुझे किसी को बोलना है पढ़ने के लिए तो मॉरल रीजन उसका जैसे मान लो ये होगा कि अरे भाई पढ़ाई कर लो, यही तो काम है तुम्हारा, भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, तुम्हारे पास में सारे के सारे रिसोर्सेज है, सिर्फ यही काम करना है तुम्हारा। अभी जिस एज में हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ाई करनी है। एज जब जैसे तुम बड़े बड़े हो जाओगे और बाकी चीजें होती रहेगी, बट ये अभी एज पढ़ाई करने वाली, तो भैया पढ़ाई करो। अब मैंने लॉजिक नहीं दिया इसके अंदर, मैंने इसको ऐसे बोला कि यस इट इज अ पार्ट ऑफ योर एडल्टहुड कि आपको भैया पढ़ाई करनी चाहिए। पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने लॉजिक दिया है कि पढ़ाई करोगे तो ये होगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो ये होगा। तो सेम गोज फॉर आपका पावर शेयरिंग, की पावर शेयरिंग का एक लॉजिकल रीजन भी है और पावर शेयरिंग का एक मॉरल रीजन भी है कि हाँ ठीक है पावर शेयरिंग क्यों करनी है, और एक है कि एक्चुअल में क्यों करनी है, उसका लॉजिक क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पावर शेयरिंग करने का रीजन क्या है, देखो सबसे पहला रीजन क्या है, अगर पावर शेयरिंग होगी किसी कंट्री में ग्रुप्स के बीच में तो भैया वो दोनों ग्रुप खुश है, तो इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स। ठीक है ना, तो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बिकॉज माइनॉरिटी और मेजॉरिटी साथ में मिलकर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और पॉलिटिकल पावर के अंदर इन्वॉल्व है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन रहेगा, बार बार कुछ ना कुछ केओस नहीं होने वाला है। अब इसमें एक और चीज दे रखी जो मैंने पढ़ाते वक्त बताया था बेल्जियम में भी, कि देखो क्या होता है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो जो अपने डिसीजंस है या मान लो उसके जो भी उनको करना है वो अगर किसी माइनॉरिटी पे इंपोज करती है तो शॉर्ट टर्म में तो ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि वाह यार अपनी पॉपुलेशन ज्यादा है, चलो आओ इनको परेशान करते, ये क्या ही कर लेंगे। तो शॉर्ट टर्म में इट इज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, आई एग्री। बट लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है कि माइनॉरिटी वालों इतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि बेसिकली उनका डर ही खत्म हो जाएगा, और जब उनका डर ही खत्म हो जाएगा तो दे विल रिटेलिएट, और जब वो रिटेलिएट करेंगे तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो देखो जीत भली कोई भी जाएगा बट डैमेज तो दोनों को ही होने वाला है। जैसे कि आपने जितनी भी वॉर्स पढ़ी है, या लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर में पढ़ेंगे अपन, वैसे भी तुम्हें पता होगा शायद कि कौन सा ग्रुप जीता है कौन सा ग्रुप हारा है, बट जो जीता ग्रुप है क्या इसका मतलब ये क्या कि उनको किसी भी टाइप का डैमेज नहीं हुआ? ऑब्वियसली उनका डैमेज तो है, सिविलियन डैमेज हुआ है, मिलिट्री डैमेज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, इमोशनल डैमेज हुआ है, डिजीज स्प्रेड हुआ, बहुत सारी चीजें हुई है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपके पॉइजनस गैसेस यूज हुई थी, तो मतलब डैमेज दोनों को होता है। तो इसके अंदर एक और लाइन मेंशन है कि टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट एडवर्सली अफेक्ट्स द मेजॉरिटी एज वेल। अब देखो क्या बात है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिरेनी? टिरेनी मतलब टिरेनी को मैं इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूं डिक्टेटरशिप की तरह, डिक्टेटरशिप को लेके, डिस्पोटिज्म को लेके, ऑटोक्रेटिक को लेके, टोटलिटेरियनिज्म को लेके, अथॉरिटेरियनिज्म को लेके। ये सारों के सारे मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। टिरेनी वाली गवर्नमेंट मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा क्रूअल है, ऑपरेसिव है किसी के लिए। इसमें जो रूलर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? टायरेंट। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि हिटलर्स गवर्नमेंट वाज टिरेनिकल इन नेचर एंड हिटलर वाज अ टायरेंट। जैसे मैंने भी बताया कि मैं इंटरचेंजेबल यूज कर सकता हूँ, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हिटलर की गवर्नमेंट थी वो आपकी है ना डिस्पोटिक थी, और जो हिटलर था वो खुद आपका क्या था? डिस्पोट था। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हिटलर की जो गवर्नमेंट थी वो डिक्टेटरशिप थी, और जो हिटलर था वो डिक्टेटर था। तो शॉर्ट टर्म में ये इम्पोज वाला गेम खेलना मेजॉरिटी को अच्छा लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर दोनों को डैमेज होगा। देखो लॉजिक
लॉजिक, लॉजिक, तीनों में लॉजिक है, ठीक है ना, कि ये होगा तो ये होगा और ये नहीं होगा तो क्या होगा। अब मॉरल रीजन मैंने क्या बताया था कि भैया पढ़ना चाहिए, तो देखो सबसे प्यारी सी सेंटेंस स्टार्ट में लिखा हुआ है, मॉरल रीजन क्या है पावर शेयरिंग का, कि पावर शेयरिंग इज द बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यू कैन नॉट सेपरेट पावर शेयरिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी कहीं पे फॉलो हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपको पावर शेयरिंग भी फॉलो करनी है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ वो डेमोक्रेसी। तो बेसिकली देखो क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि डेमोक्रेसी इफेक्ट मतलब डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग क्या नाम है एक्सरसाइज होती है, बिकॉज डेमोक्रेसी है ना दो तरीके से इंपैक्ट करती है। एक, जो डिसीजन पास कर रहा है और जिनके ऊपर डिसीजंस वो लग रहा है, इन दोनों के बीच में पावर शेयरिंग होनी चाहिए डेमोक्रेसी के बीच में। इंडिया की केस में या किसी भी कंट्री की केस में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी पावर को यूज करके कोई डिसीजन इंपोज कर रही है, और जैसे हम सिविलियंस है जो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है, उन गवर्नमेंट के डिसीजन के कारण उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। तो गवर्नमेंट का डिसीजन पास करना और हमारे ऊपर इंपैक्ट करना, इसके बीच में कहना है कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए। तो हम दोनों के साथ में पावर शेयरिंग का इन्वॉल्वमेंट है, और प्लस आइडियली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे ना जो लोग हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि उनको गवर्न करने वाले लोग कौन से, उनकी पॉलिसीज कैसे होगी और क्या होगी। प्लस लास्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। लेजिटिमेट मतलब मान लो कि जैसे कि आपका लीगल, फॉर एन एग्जांपल अगर मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स की तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो आई विल से कि जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो उस प्रॉपर्टी के लेजिटिमेट ओनर है, और कोई रैंडम इंसान पड़ोसी आके बोले ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, तो व्हाट द गवर्नमेंट एंड व्हाट आई विल से कि द पर्सन इज इलेजिटिमेट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो लीगल मतलब एक गवर्नमेंट ढंग से, या लीगल वो वाली गवर्नमेंट है जिसके अंदर सिटीजंस एक है ना पार्ट अक्वायर कर सकते, एक स्टेक अक्वायर कर सकते हैं पार्टिसिपेशन के थ्रू। पार्टिसिपेशन मल्टीपल तरीके से हो सकता है, या तो ये पार्टिसिपेशन हो सकता है कि मैंने इलेक्शंस में वोटिंग की, या ये पार्टिसिपेशन हो सकता है कि मैंने गवर्नमेंट की एक स्कीम ली, या फिर ये पार्टिसिपेशन हो सकता है मैं गवर्नमेंट की कमेटी का मेंबर हूं, या फिर एक पार्टिसिपेशन है कि मेरा एक एनजीओ है और मैं गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम कर रहा हूं। तो पार्टिसिपेशन किसी भी नेचर का हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके दोनों रीजन थे। नेक्स्ट क्या इसके अंदर दे रखा है, खलील्स डिलेमा। अब सी वैसे तो आइडियली ये कंटेंट का पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी में एक पूरा का पूरा पेज पे ना ये बॉक्स के अंदर स्टोरी दे रखी है, लेकिन बहुत बार है ना ये केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पर लिखा है। खलील बेसिकली एक लड़का है जो लेबनान कंट्री में रहता है, जिसका कैपिटल बेरूट है। वहां पर है ना सिविल वॉर हुआ था बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। वो जो सिविल वॉर है अप्रोक्सीमेटली कहाँ लिखा हुआ है मैंने, वो जो सिविल वॉर है वो चला, अच्छा जो सिविल वॉर है ये चला था 1975 से लेके 1990 के बीच में। इसमें भी मल्टीपल कंट्रीज वर इन्वॉल्व, और रिफ्यूजी क्राइसिस और किलिंग्स और बहुत सब कुछ हुआ। इसका सोल्यूशन इन्होंने निकाला है, एक रैग टैग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया है 4 पोस्ट के लिए, बेसिकली सब लोग सेटिस्फाई हो जाए। रिलीजन्स मतलब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा ज्यादा था, एथनो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बोल लो चलो इसको। जैसे कि मान लो 4 पोस्ट है इसके अंदर, प्रेसिडेंट पोस्ट है, आपकी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, और स्पीकर की पोस्ट है। तो इन्होंने बंटवारा कर दिया कि किस पोस्ट का कौन सा वाले लोग होंगे। इन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उस वो जो इंसान होगा वो हमेशा बिलोंग करेगा, कैथलिक क्रिश्चियन होना चाहिए। कैथलिक क्रिश्चियन में भी देयर आर मल्टीपल डिनोमिनेशन, तो कैथलिक क्रिश्चियन के अंदर वो होना चाहिए मेरोनाइट सेक्ट का। अब कैथलिक्स क्या होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स क्या होते हैं, ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, ये अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब व्हेन वी स्टडी नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। ये जो इन्होंने बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा, तो जैसे इस्लाम के अंदर 2 मेजर डिनोमिनेशन क्या है, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। तो इन्होंने बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो बिलोंग करेगा सुन्नी मुस्लिम से, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो बिलोंग करेगा, एक और क्रिश्चियन का ग्रुप होता है, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो बिलोंग करेगा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से, और जो स्पीकर है वो बिलोंग करेगा आपके शिया मुस्लिम से। तो देखो चारों मेन कम्युनिटीज को खुश कर दिया। प्लस एक अरेंजमेंट के अंदर ये भी था कि जो आपके क्रिश्चियंस है वो आस पास में जो फ्रेंच के डोमिनियंस है, जो फ्रेंच के रीजन्स है, वो फ्रेंच की हेल्प नहीं लेंगे, उनका प्रोटेक्शन नहीं लेंगे। और इसके अगेंस्ट में जो आपके मुस्लिम्स है वो ये प्रॉमिस करेंगे कि जो नेबरिंग कंट्री है विच इज सीरिया, उनके साथ मर्ज होने के लिए वो जिद नहीं करेंगे। तो अभी तक तो ये ठीक ठाक चल रहा है, बट लेकिन हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। तो ये खलील्स डिलेमा है। लेबनान कंट्री है, कैपिटल बेरूट है, 4 पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, और चारों कम्युनिटीज ने आपस में एक एक पोस्ट बांट ली है। फिर अपन इसके अंदर अभी नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज बता देता हूं। ये जो पावर शेयरिंग का आइडिया है ये इस नोशन के अगेंस्ट में आया है कि किसी एक इंसान या किसी ग्रुप के पास में ना अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर होगी। तो ये बिल्कुल इसकी
अपोजिट वाला कंसेप्ट है पावर शेयरिंग। जैसे पहले के टाइम पे जब मान लो रूलर्स थे या गवर्नमेंट बनती थी, मतलब मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, मेडिवल टाइम्स की मान लो, तब ऐसा होता था कि सबको लगता था कि पावर है ना कंसंट्रेटेड होनी चाहिए किसी एक इंसान के पास में या फिर किसी ग्रुप के पास में, बिकॉज उनको लगता था कि अगर अपन पावर को डिसिपेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे या सिटीजन इन्वॉल्व होंगे, तो आपका जो डिसीजन है वो क्विक नहीं हो पाएगा और ढंग से पता नहीं वो एनफोर्स कर पाए, या कुछ कुछ केसेस में तो क्या पता वो लायक भी है या नहीं। बट ये सारा का सारा जो नोशन है कि पावर एक पास में रहेगी, ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गया जब से आपका इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है। इमरजेंसी नहीं, मतलब जब से आपका इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है। अब डेमोक्रेसी इटसेल्फ जो वर्ड है वो बहुत फैसिनेटिंग है। अब देखो मैं अगर डेमोक्रेसी बताऊं तो ऐसे लिखते हैं अपन डेमोक्रेसी। अब जो जैसे कि मैं बता देता हूं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है ना जो मैक्सिमम वर्ड्स है वो या तो ग्रीक लैंग्वेज से आया है या फिर वो लैटिन लैंग्वेज से आया है, मोटा मोटा ऐसे मान लेते हैं। जो ये डेमोक्रेसी वर्ड है ये आया है एक ग्रीक वर्ड से, वो ग्रीक वर्ड है ये डेमोक्रेशिया। इस डेमोक्रेशिया को भी मैं ब्रेक कर सकता हूं प्रीफिक्स में और सफिक्स में। इसको प्रीफिक्स में और सफिक्स में अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा आपका, आया डेमोस से, और क्रेशिया आया है आपके क्रेटोस से। ये गॉड ऑफ वॉर वाला नहीं है क्रेटोस, हाँ ये मत समझना। अब जो डेमोस है, डेमोस मतलब होता है पीपल और क्रेटोस मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया, पीपल्स रूल। तो इंटरेस्टिंगली डेमोक्रेसी एक ऐसा कंसेप्ट आया जिसमें लोगों के पास में पावर है और लोग अपने आप को गवर्न कर रहे हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना के जो उनको बेसिकली गवर्न करने वाले हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी और देखो हमारे पास में पावर है, बट लिटरली जैसे कि मान लो मेरे पास में पावर नहीं है, बट जिनके पास में पावर है उनको इलेक्ट हमने ही किया है। तो लोगों ने लोगों को ही इलेक्ट किए अपने खुद के ऊपर रूल करने के लिए। जब डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा है तो अब आपको पावर शेयरिंग का कंसेप्ट लाना ही पड़ेगा। तो मतलब एक आइडियल डेमोक्रेसी है, ट्रू डेमोक्रेसी है जिसमें सिटीजन्स का 100% पार्टिसिपेशन होगा। अगर 100% नहीं तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो जितना ज्यादा डेमोक्रेसी बढ़ती रहेगी, मतलब जितना ज्यादा डेमोक्रेसी का लेवल बढ़ता रहेगा, उतना ज्यादा पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ता रहेगा। पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ता रहेगा गवर्नमेंट के साथ में, दैट मींस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट स्ट्रांग होता रहेगा, स्ट्रांग होता रहेगा और स्ट्रांग होता रहेगा। सिंपल सी बात है। अब अपन देखते हैं किस किस टाइप की पावर शेयरिंग होती है। वैसे तो बहुत सारे टाइप की पावर शेयरिंग है, आपके एनसीईआरटी में 4 टाइप की पावर शेयरिंग दे रखी है। सबसे पहला है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब इसको ऐसे समझो, ये पावर शेयरिंग होती है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में। अब गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है वो होते हैं आपके 3। कौन कौन से ऑर्गन्स है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो डिसीजन को इंप्लीमेंट करते हैं, साइनिंग अथॉरिटी। जुडिशरी कौन है? जो डिसीजन को इंटरप्रेट करते हैं कि सही है या नहीं है। लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जो ये डिसीजन को बनाते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी और लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताना कि जो ये वाला अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट 9th क्लास में आपने एक चैप्टर में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें एक फिलोसोफर ने अपने एक बुक के अंदर ये कंसेप्ट दिया था कि पावर किसी के साथ में, किसी के पास भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए और उसको आपको मल्टीपल पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर देना चाहिए। और उसी आइडिया को मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर अपन ये फॉलो करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है? बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये सब सेम लेवल पे, लेकिन इनकी सबकी पावर्स अलग अलग है। अब इंटरेस्टिंगली ये इन दोनों को चेक करता है, ये इन दोनों पे चेक रखता है, ये इन दोनों पे चेक रखता है। बिकॉज सब एक दूसरे पे चेक रखते हैं तो सिस्टम में बैलेंस रहता है। दैट मीन्स किसी के पास भी अनडिवाइडेड पावर्स नहीं होती है। इसलिए हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एक और नाम क्या है? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। बिकॉज किसी भी ऑर्गन के पास में अनलिमिटेड पावर्स नहीं हो सकती, सब एक दूसरे पे चेक रखते रहते हैं और इस वजह से सिस्टम के अंदर बैलेंस रहता है। ये आपका है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसी डायरेक्शन से मैच करता हूं, मतलब हॉरिजॉन्टल ये हो गया, बट सेम लेवल पे सारे के सारे, लेकिन पावर्स एक्सरसाइज डिफरेंट कर रहे हैं। ये है आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है वो बेसिकली ऐसा है, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जैसे इंडिया के केस में हो गया आपका लोकल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट वो है एक कंट्री के अंदर एक ऐसी जनरल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को देखती है। इंडिया के अंदर उस जनरल गवर्नमेंट को अपन बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। इसको अपन फेडरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तुम्हें याद होगा मैंने फेडरलिज्म बताया था वर्ड, मैंने क्या बोला था? फेडरलिज्म मतलब क्या है या फेडरल गवर्नमेंट क्या है? कंट्री हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो मोर देन वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट
इसलिए अपन इसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब जो ये स्टेट गवर्नमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इंडिया में अपन इसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, बाकी कंट्रीज में इनके अलग अलग नाम है। इसको रीजनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसको प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसकी भी इंडिपेंडेंट पावर्स है, इसकी भी मैक्सिमम इंडिपेंडेंट पावर्स है। कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर थर्ड टाइप की गवर्नमेंट भी होती है, जैसे इंडिया के अंदर आपके लोकल गवर्नमेंट। इस लोकल गवर्नमेंट वाले कंसेप्ट को भी अपन पढ़ेंगे डिटेल में फेडरलिज्म वाले चैप्टर के अंदर। जैसे इसके अंदर आपका म्युनिसिपैलिटी आ गया, इसके अंदर आपका पंचायत आ गया, जिला परिषद और वो सब चीजें इसके अंदर होती है। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग ऐसे, वर्टिकल पावर शेयरिंग ऐसे। हॉरिजॉन्टल वाली का एक और ना सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि एक दूसरे पे चेक रख रहे हैं। वर्टिकल पावर शेयरिंग का एक और नाम फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि देखो मोर देन वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो इसको बोलते हैं अपन फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल हो गई, ये हो गई आपकी वर्टिकल। थर्ड वाला जो पावर शेयरिंग है वो है ना कंट्रीज के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में होते हैं। वो डिफरेंट ग्रुप्स रिलीजियस ग्रुप्स भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हो सकते हैं, या एक ऐसी कम्युनिटी भी हो सकती है जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, या फिर वो जेंडर के बेसिस पे भी हो सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपके दो एग्जांपल दे रखे। अगर मैं बेल्जियम की बात करूं तो आपका वो जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो एक अलग टाइप की गवर्नमेंट बनाई थी जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अगर अपन इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर जैसे कुछ आपके सोशली वीकर सेक्शंस है और जो विमेन है, इनका रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करने के लिए लेजिस्लेचर में, दैट इज पार्लियामेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके लिए वहां पे रिजर्वेशन का कंसेप्ट है। और आपने 9th क्लास के अंदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ा था द कंसेप्ट ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि हमारी लोकसभा की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो इसमें सीट्स रिजर्व्ड है वुमेन के लिए भी। मतलब वुमेन के लिए अब तक लोकल गवर्नमेंट के अंदर थी 33%, लेकिन अभी 2023 के अंदर, हाँ 2023 के अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया है, और मे बी 2028 या 2029 के अंदर वुमेन का रिजर्वेशन भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा पार्लियामेंट में भी और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी। तो ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन का कंसेप्ट भी दे रखा है। अब ये करने की जरूरत क्या पड़ती है? करने की जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर क्या है, कुछ जो कम्युनिटीज होती है ना, दे आर मार्जिनलाइज्ड, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट ये ऐसा चाहती है कि ऐसा कोई भी ग्रुप ना हो जिनको ऐसा लगे कि हमारे पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, या हमारे पास में गवर्नमेंट का प्रॉपर स्टेक नहीं है, हम बाकी लोगों से अलग है, तो उनको ऐसा फील ना हो, इसलिए उनको थोड़ा सा पुश देने के लिए रिजर्वेशन या स्पेशल राइट्स या स्पेशल पॉलिसीज उनके लिए अपन बनाते हैं, कि उनको भी ऐसा लगे कि हाँ हमारे साथ में जो पावर का डिवीजन हो रहा है उसका जो शेयर है वो बिल्कुल फेयर है। नेक्स्ट है और लास्ट जो आपकी पावर शेयरिंग दे रही है, विच इज द पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स। अब मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी में पॉलिटिकल साइंस में क्लास 10th में एक चैप्टर था पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, उसके अंदर ये टॉपिक डिटेल में था प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स, लेकिन वो पूरा चैप्टर ये डिलीट कर दिया 2-3 साल पहले। तो इस चैप्टर के अंदर इनके बारे में कुछ डिटेल नहीं है, बस है ना सटल तरीके से बस एक नाम दे रखा है, वो मैं अभी बता दूंगा। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग कैसे होती है। तो देखो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ऑब्वियसली अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है दैट मीन्स उसको इलेक्शंस में कंटेस्ट करना है, उसको दैट मीन्स गवर्नमेंट बनानी है। तो मेरी कोई आइडियोलॉजी है, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की कोई आइडियोलॉजी है, लेकिन क्या होता है लॉन्ग रन में जब एक पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि यार उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो मजबूरी में डिफरेंट आइडियोलॉजिकल वाली पार्टी से या किसी छोटी मोटी पार्टी से अलायंस फॉर्म करती है इलेक्शंस में जीतने के लिए। और अगर वो अलायंस जीत जाता है और अगर वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो उस गवर्नमेंट को अपन क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। जैसे अभी प्रेजेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, अभी जो उनका 3rd टर्म है, वो जो भी गवर्नमेंट है दैट इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट, बिकॉज उसमें बीजेपी की जो आपकी 272 सीट्स का जो थ्रेशोल्ड है लोकसभा में वो क्रॉस करना पड़ता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, उतनी सीट्स उनकी नहीं है, तो उनको बाकी पार्टीज के साथ में मिलकर वहां पे कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं अलायंस की बात करूं तो बीजेपी का जो अलायंस है उसका नाम है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। कांग्रेस का जो बिफोर 2019 वाला अलायंस था उसका नाम था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, अब उसका नाम है आपका इंडी अलायंस, इसका भी आपका फुल फॉर्म है। और जो आपका अगर हम बात करें सीपीआई-एम की जो उसका अलायंस था उसका नाम था लेफ्ट फ्रंट। तो ऐसा अलायंसेस है, अगर ये जीत जाए और वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो उस गवर्नमेंट को अपन क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। अब जो प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे ग्रुप, देखो इसके नाम के अंदर ही प्रेशर ग्रुप, दैट मीन्स उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है बट दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स फ्रॉम आउटसाइड। तो ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, या गवर्नमेंट कमिटीज के साथ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में इट इज मेंशन्ड कि बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप बनते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स जो अपने बारे में सोचेंगे कि हमारे लिए अच्छा हो, बिजनेसमैन अपने बारे में सोचेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बारे में सोचेंगे, फार्मर सोचेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर सोचेंगे, तो डिफरेंट यूनियंस बनते हैं। टीचर्स यूनियन बनेगा, वो अपने बारे में सोचेंगे,
सोचेंगे, स्टूडेंट यूनियन बनेगा वो अपने बारे में सोचेंगे, म्यूजिशियन यूनियन बनेगा वो अपने बारे में सोचेंगे। अब ये क्या करते हैं, कैसे ना कैसे करके है ना गवर्नमेंट के साथ में पावर शेयर करना चाहते हैं। पावर शेयर करने के दो तरीके, या तो वो गवर्नमेंट की कमिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट की कमिटीज में पार्टिसिपेट नहीं करके गवर्नमेंट के बाहर रह के गवर्नमेंट को प्रेशराइज या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। ये मैंने दो इमेजेस दिए। दीज इमेजेस आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ये जो इमेज है ये आपने सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इट वाज अ वेरी ह्यूज मूवमेंट विच अकर्ड इन गुजरात। आपकी जो नर्मदा रिवर पर जो सरदार सरोवर डैम की जो हाइट बन रही थी उसके अगेंस्ट में मूवमेंट चालू हुआ था। ये 2011-12 के स्टार्ट में जो दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, ये आपका एंटी करप्शन जो बिल लाने के लिए, जन लोकपाल बिल लाने के लिए अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, व्हेन दे वर इन्वॉल्व्ड। तो ये जो प्रेशर ग्रुप के मूवमेंट हो गए, ये भी कोशिश करते हैं कि हम भी गवर्नमेंट के साथ में पावर शेयर करें, या तो पार्टिसिपेट करके उनकी कमिटीज में, या फिर बाहर से इन्फ्लुएंस करके। पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो उनको लगता है कि हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी कम है, सो दे ट्राई टू फॉर्म अलायंसेस, और अगर अलायंस जीत जाती है सो दे शेयर पावर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट को अपन बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो यहां पर अपना पूरा का पूरा चैप्टर अभी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में अपन ने बेसिकली क्या देखा, अपन ने इस चैप्टर में देखा कि पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट क्या है, बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग हुआ उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था, श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग नहीं हुआ उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या था, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, प्रूडेंशियल रीजन क्या है उसका, मॉरल रीजन क्या है, पावर शेयरिंग का कंसेप्ट कब आया, डेमोक्रेसी के इमरजेंस के बाद आया, कितने टाइप्स की पावर शेयरिंग होती है, आपके हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एंड पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स, और लास्ट में ब्रीफ में जो मैंने बताया था खलील्स डिलेमा, लेबनान की जो स्टोरी दे रखी है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।